हेडिंग ऑफ ओनरशिप। को ओनरशिप, इसका मतलब है घर एक है, मालिक दो है। ऐसा होता है, अक्सर ऐसे होता है। और मेरा रिकमेंडेशन यही है, अगर आप घर लेने का सोच रहे हो तो ऑलवेज जॉइंट नेम पे लेने का सोचना, फायदा डबल हो जाता है। घर अगर लेना है तो जॉइंट नेम पे लेने का सोचना, इसलिए फायदा डबल हो जाता है। घर का पैसा घर पे ही रहता है, फायदा डबल हो जाता है। बता रहा हूँ, सुन तो लो पहले, ठीक है। ओनरशिप का मतलब है घर एक है, ओनर एक से ज्यादा है। ऐसा होता है, होता है। खास करके हम लोग का दादाजी या पापा का जो घर रहता है, पुरखों का जो घर हम लोग बोलते हैं, उसके एक मालिक नहीं रहता। अगर देखा जाए तो उसका बहुत लोग रहते हैं। तो बेचने के टाइम पे कोई बेच नहीं पाता है, क्योंकि हर एक का कंसाइन दरकार होता है। तो उसको पहले क्या करना पड़ता है, घर को तोड़ के बहुत लोग डिवाइड कर लेता है, या कॉमन सिग्नेचर करके बेच के पैसा पैसे बांटे। तो जितना प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है इंडिया में, जितना प्रॉपर्टी के ऊपर केस लॉ बना है, सारा देखना वो ओनरशिप के लिए ही बना। इंडिया का कोर्ट में आपका प्रॉपर्टी लेके जितना सारा मैटर का केस पेंडिंग रहेगा, देखना उसमें एक ही चीज कॉमन मिलेगा, वो है प्रॉपर्टी का ओनरशिप। एक प्रॉपर्टी का 3 ओनरशिप, मतलब किसी के नाम पे नहीं हुआ, दादाजी के नाम पे प्रॉपर्टी तो दादाजी चल बसे, दादाजी किसी को नाम पे नहीं कर देगा, अब सब लोग उसका मालिक बन गए। अब दादाजी ने ये भी नहीं किया, जिनसे दादाजी ने प्रॉपर्टी खरीदा, दादाजी ने रजिस्ट्री भी नहीं करवाया। बिकॉज पहले क्या होता था, ओरली सब कुछ होता था। गांव में, खास करके शहर का आई डोंट नो, बट गांव में ऐसा ओरली होता है। बात करते करते विकास ये लो 1 लाख रुपए लो, कल से जमीन मेरा, विकास चुपचाप दे दिया। पेपर वर्क हम लोग को पता भी नहीं था पेपर वर्क क्या होता है। अब समय बीत गया, विकास का जनरेशन बड़ा होता गया, मेरा जनरेशन बड़ा होता गया, अब दुनिया बदल रहा है। जैसे ही मेरा जनरेशन जमीन को बेचने गया, नाम है ही नहीं। अब विकास से पूछना, विकास भाई नहीं है, हम भी नहीं है। अब विकास भाई का जो वारिस निकला वो बोला हमको पता नहीं, खत्म। राहुल गांधी वाला एकदम पूरा बात, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तो इंडिया का तो आधा प्रॉपर्टी जो है, देखना आधा डिस्प्यूट ऐसे में होगा। चेक कर लेना वही कि मालिक नहीं मिल रहा है। क्या हुआ है, पैसे के लगे आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वारिसन जब तक नहीं होगा तब तक वो नहीं हो पाएगा ना। और वो लोग अगर एक जन भी अगर बोले ना कि हम नहीं करेंगे, तो कोर्ट ऑलवेज उसको बस स्टे ऑर्डर करती है। तो ये सब मैटर अगर कोर्ट में लेके जाओगे तो आपको तारीख ही मिलेगा। बेटर क्या है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। भाई तू भी पैसा ले, हम भी ले, खत्म। नहीं तो चलते रहेगा। अच्छा, दान पत्र बोल के कॉन्सेप्ट होता है, पता है आप लोग को? दान पत्र, लोग उधर उधर करके बैठना, इतना साउंड कर रहे हो ना, इरिटेटिंग लग रहा है यार। थोड़ा सा जगह डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हो। ठीक है जी, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर आओ, तुम उधर जाओ, थोड़ा उधर जाओ। गाइस, दान पत्र का मतलब होता है कि मान लो पार्टीशन जब हुआ था इंडिया का बांग्लादेश के साथ या पाकिस्तान के साथ जब पार्टीशन हुआ था, तो जब उस टाइम पे क्या हुआ था, ये सब सुनने का ही बात था। इसको तो हम लोग रियलिटी में कभी नोटिस नहीं किए कि उस तरह का लोग इधर आए थे, इधर के लोग उधर गए। तो जो लोग उस तरफ से इधर आए, वो लोग को रहने के लिए उस टाइम पे जो जमींदार लोग हुआ करते थे, वो दान पत्र के नाम पे भाई तुम रहो, और सदियों से प्रॉपर्टी वही यूज कर। ओल्ड कैलकाटा, मतलब नॉर्थ कैलकाटा का जो साइड है, मतलब हम लोग के काशीपुर एरिया बोलो या बड़ा बाजार एरिया बोलो, या जो भी ये साइड में है, 100 बाजार, 100 बाजार एरिया में, आज भी देखना ऐसा बहुत सारा घर मिलेगा जो 100 रुपए 10 रुपए में लिया हुआ था, अभी भी उन लोग का है। ओरिजिनल ओनर जब आते जा रहे हैं, ओरिजिनल ओनर प्रॉपर्टी ले ही नहीं पा रहे। क्यों ले पाएगा? बिकॉज प्रॉपर्टी के पेपर ही नहीं है। और जो भाई साहब रह रहे हैं वहां पे, वो उसको बेच भी नहीं पा रहा है, क्योंकि दान पत्र इज नॉट अ डीड। दान पत्र उसको लीगल पेपर नहीं माना जाता है। अब लीगल पेपर कहाँ आएगा? मालिक का साइन होगा, मालिक का साइन करेगा नहीं, बेवकूफ थोड़ी है। उस जमाने में बेवकूफ था, इसलिए फ्री में दे दिया है। अभी जमाना बदल गया ना, लोग एक हाथ जमीन नहीं छोड़ते तो पूरा घर का बात हो रहा है, जिसका दाम अभी करोड़ों में, तो लोग तो करेगा ही नहीं। तो आधा प्रॉपर्टी लेकर डिस्प्यूट फंस जाता है इतना पूरा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वही आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करो तो जल्दी हो जाएगा, जितना खींचोगे उतना खींचते रहेगा। हाँ, तो बना के दे दो, वो LKG UKG ऐसा कुछ होता है, गवर्नमेंट का कुछ हर बार। कोलकाता में, ओल्ड कैलकाटा में, यूपी में हर बार के केस, जहाँ पे वो जमींदार वाला कल्चर होता था। तो ये सब चीज पता है ना आप लोग को। तो ओनरशिप का मतलब यही होता है कि जमीन एक है, पर उसका मालिक जो है वो एक से ज्यादा है।
अब गवर्नमेंट इसको मतलब क्यों इसको प्रमोट कर रहा है? गवर्नमेंट इसको इसलिए प्रमोट कर रहा है ताकि आपका प्रॉपर्टी का जो मतलब क्या बोलूं, प्रॉपर्टी का जो टैक्स है वो टैक्स थोड़ा सा तो कम हो जाए, आप थोड़ा रिलैक्स कर पाओ, और आपका बाकी जो प्रॉपर्टी का बढ़ जाता, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसका खर्चा खत्म नहीं होता, खर्चा बढ़ जाता है। क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स जो शायद हम लोग नहीं देते, लेकिन जिस दिन बेचने जाओगे सबसे पहले पेपर सर्चिंग होता है। अब देखना, ये सब चीज सुन लो, आप लोग आके चाहिए होगा, एक नंबर होता है, दाग नंबर हम लोग बंगाली में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं डोंट नो, वो खोतिया नहीं या दाग नंबर ऐसा होता है, प्रॉपर्टी का एक नंबर होता है। तुम अगर बैंक में मॉर्गेज करने जाओगे प्रॉपर्टी, तो बैंक पहले सर्चिंग करेगा, और सर्चिंग का पैसा वो तुमसे ही लेगा। ठीक है, अगर सर्चिंग में पता चलेगा आपका प्रॉपर्टी में 10 साल से टैक्स पेंडिंग है, तो सबसे पहले आपको टैक्स पे करवाएगा वो। है 10 साल का करोगे तो लाखों को भर जाएगा, बेचने जाओगे तो सबसे पहले बोलेगा टैक्स क्लियरेंस करो, नहीं तो वो डीडी नहीं बनेगा। और आज के डेट में जो प्रॉपर्टी लेगा ना आपसे, वो कभी भी डिस्प्यूट वाला नहीं लेगा, उसको पता है कि लेंगे तो झमेला पालेंगे, इससे अच्छा लोन होकर बात खत्म करो, पैसे कौन झमेला मोड़ लेगा भाई। अब तुम बेच के चले जाओ इंडिया छोड़ के भाग गए, फिर हम किसको ढूंढे? आप करोगे, आप पहले करो, बोला तो आप लोग डील करोगे तो नहीं करोगे। तो सरकार बोलते हैं कि घर एक इंसान का वो जो फंडामेंटल राइट होता है ना, उसके अंदर आता है, रोटी कपड़ा मकान वाला। तो घर के ऊपर कानून ऑलवेज ना थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। तो कोओनरशिप को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बढ़े, प्रॉपर्टी को लोग एंजॉय भी करते हैं, प्रॉपर्टी का जो बर्डन हो वो बर्डन भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। लोग टैक्स इसलिए नहीं पे करते कि लोगों को टैक्स बर्डन लगता है, तो अगर बर्डन अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे शायद लोग पे करें। तो पहले आप लोग कंफर्म करो ओनरशिप का मतलब समझ में आया। और आप लोग एक फ्री एडवाइस दे रहा हूं, प्रॉपर्टी अगर खरीदना है तो ओनरशिप अगर करने तो सबसे पहले प्रायोरिटी पेरेंट्स को दें। बॉयज लोग अगर वाइफ को देना चाहते हो और गर्ल्स लोग अगर हस्बैंड को देना चाहते हो, तो ऊपर वाले से दुआ करना कि रिश्ता आजीवन रहे, ठीक है। लेकिन अगर बाद में चल के अगर ये सवाल उठा कि रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है, ठीक है, तो समझ के, हाँ ठीक है। इस बार बहुत सारा क्लाइंट बोलते हैं यार चाहते तो है प्रॉपर्टी ओनरशिप, लेकिन भरोसा नहीं हो, ठीक है, बहुत सारा क्लाइंट सजेशन नहीं ले, कोई बात नहीं, आप लोग सोच लेना। तो ओनरशिप में कितना ले सकते हो आप? मोर देन 1 चलेगा। अरे सुनो, तुम लोग अपने आप को इमोशनल मत हो, ठीक है। अच्छा सपोज मान लो एक प्रॉपर्टी वासिम के ऊपर ही नाम ले रहे, चलो एग्जाम्पल सुन लो, आंसर तो सुन लो पहले, एग्जाम्पल सुनो पहले। 30,000 पर मंथ एक प्रॉपर्टी लेट आउट है, वासिम का प्रॉपर्टी है, बट प्रॉपर्टी ओनरशिप में है। मिस्टर एंड मिसेस के नाम पे प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का भाड़ा मिल रहा है पर मंथ 30,000 करके, पूरा साल कितना होगा? पक्का लिमिट की तो 240 लिमिट था ना, लिमिट क्रॉस कर गया। अच्छा प्रॉपर्टी अगर दोनों के नाम पे है तो भाड़ा भी तो दोनों के नाम पे जाएगा, आया ना? अच्छा भाई साहब रेशियो बता दोगे कि हम लिख दे तुम्हारा 50-50? अगर 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 मोहब्बत है, ठीक है, तो रेशियो होगा ये, हाँ वही तो मोहब्बत का इन्फॉर्मेशन। आज सुना मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, जब ये भाई साहब को रेंट मिलेगा तो आपका टीडीएस काटेगा? अरे तो कुछ मान लो ये बैंक को प्रॉपर्टी पे दे दे, बैंक को ये प्रॉपर्टी भाड़े पे दे दिया, बिकॉज इतना रेंट बैंक वाले पे कर सकता है। बैंक तो घर पे ही तो बैंक मतलब प्रॉपर्टी में बैंक बना लेता है ना, बैंक उन लोगों का तो नहीं होता है ना। ये जो नीचे जो देखना बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तो भाड़े पे लिया है इसका। बोलो टीडीएस नो टीडीएस, टीडीएस नो टीडीएस, क्या लगता है नो टीडीएस? ऑनलाइन से कुछ आंसर आ रहा है, देख लेते हैं। एंड द आंसर इज, अगर ओनरशिप हो जाता है प्रॉपर्टी, अब मैजिक देखो, 2,40,000 सेपरेटली एप्लीकेबल हो जाता है।
मतलब हस्बैंड का 240, वाइफ का 240, इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। जो घर का पैसा घर भी आ रहा है, घर का पैसा घर भी आ रहा है, थोड़ा टैक्स प्लानिंग किया टीडीएस बच, क्योंकि 240 का जो लिमिट है वो हस्बैंड के लिए अलग है और वाइफ के लिए अलग है। अच्छा, बीवी दो हो सकता है, प्रॉपर्टी दोनों के नाम पे है। अरे वो ठीक है, लिख लो, लिख लो। इन केस ऑफ ओनरशिप, अच्छा प्लानिंग बाद में कर लेना, पहले आंसर लिख लो। इन केस ऑफ ओनरशिप 2,40,000 limit will be separately applicable. In case of ownership, 2,40,000 shall be separately applicable. मतलब जितना सारा ओनर रहेगा सबके लिए 240, 240, 240, ठीक है। तो 81 हो रहा है ना, 3,60,000 तो दोनों में डिवाइड करो तो कितना कितना करके हो रहा है, 81 हो रहा है ना। तो 240 से क्रॉस नहीं किया तो नो टीडीएस। In case of ownership, 2,40,000 limit shall be separately applicable. हाँ सर, आप 100 कर सकते हो, बट इतना करना क्या सही होगा? भाई प्रॉपर्टी 2 से ज्यादा मत करो, फिर प्रॉपर्टी कहीं बेच भी नहीं पाओगे और इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, पॉइंट नंबर 7, 7 होगा। अच्छा सुनो, रुक जाओ। मोबाइल फोन टावर हो गया, मोबाइल फोन टावर हो गया, टावर कहीं भी रहे 194 होगा, जी एकदम ही नहीं होगा। अच्छा, घर का छत, फर्श, बाहरी दीवार का बात हो गया है, ओनरशिप का बात कर लिए है, और घर का कुछ रह गया, एडवांस हो गया, ये हो गया होगा, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 ना 7 लिख लो। अच्छा पहले सुन लो, केस स्टडी सुन लो, ये केस स्टडी है, ठीक है। घर का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ घर? आप डेफिनेशन पूछे, घर का डेफिनेशन दो, व्हाट इज घर? अरे सुन लो, तुम लोग को पूछूंगा तो आलतू फालतू डेफिनेशन ही बताओगे, काम को जाएगा तो बनाओगे नहीं। घर का डेफिनेशन होता है, सुन लो अभी, सुन लो क्या डेफिनेशन है। एक जगह प्रॉपर्टी होगा, जो प्रॉपर्टी सफिशिएंट वॉल से घिरा हुआ रहेगा, जो प्रॉपर्टी सफिशिएंट वॉल से घिरा हुआ रहेगा, और आपको पता है 4 दीवारी होता है, ठीक है। तो लॉ में 4 नहीं बोला, लॉ में सफिशिएंट बोला है, जिसमें से प्रॉपर्टी गिर सकते हो आप। रूफ मतलब छत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा सुन लो। भाई साहब अब सुन लो, मुझे बोलने दो अभी। तुम लोग पहले आपस में पूरा बात कर लो, उसके बाद हम शुरू करें। सुनते तो हो नहीं, जब एग्जाम के अंदर उसको भी कंप्लीट करने नहीं देते। एक केस हुआ था आइनॉक्स के साथ, ठीक है। आइनॉक्स मूवी हॉल के साथ एक केस हुआ था 2012 या 13 में, शायद 12 में हुआ था। मूवी हॉल जो है इंडिया में 2 तरह कल्चर होता है, एक सिंगल स्क्रीन, एक होता है मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स आप लोग जानते हो, सिंगल स्क्रीन का कल्चर ऑलमोस्ट बंद ही हो गया है। सिंगल स्क्रीन मतलब वो जो प्रिया सिनेमा हो गया है, फिर आपका स्टार जो अभी मल्टीप्लेक्स बन गया, मतलब जहाँ पे एक ही स्क्रीन रहता है, मतलब टोटली, मतलब सिंगल स्क्रीन मतलब टोटल सिनेमा हॉल का जो मतलब है। तो इंडिया में जब बच्चन साहब सुपरस्टार थे या राजेश खन्ना साहब जब सुपरस्टार थे, उस टाइम में मूवी का बिजनेस अलग से होता है। आज के डेट में मतलब 2000 एरा के बाद से मूवी का बिजनेस अलग तरीके से होता है। तो पहले सुन लो, ये बहुत ही पॉपुलर केस स्टडी है, और इसमें बहुत ही इधर उधर के बात हुआ था, और जो इसका लॉयर था आइनॉक्स का, वो बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया था ताकि आइनॉक्स को बचा लिया था, ठीक है। क्या आंसर था? पहले केस सुन लेते कि बिजनेस कैसे होता है।
बच्चन साहब जब सुपरस्टार थे उस टाइम पे, उस दौर पे 90s का या लेट 70s का, तो बच्चन साहब पैसा कैसे लेते पता है? कि कोई भी मूवी मान लो दीवार मूवी बच्चन साहब ने शाइन किया, तो सबसे ज्यादा पैसे कौन लेते हैं सिनेमा से? हीरो से लेता है, हीरो को ही मिलता है, हीरो हीरोइन को मिलता है। प्रोड्यूसर को तो रिस्क लेना पड़ता है, बट हीरो का जितना पैसा उतना तो वो लेके ही जाए। तो बच्चन साहब को ऐसा कोई फिक्स पैसा नहीं था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि 3 स्टेट का पैसा उनको मिलता था। मतलब कोई भी उनका मूवी जब रिलीज होता था, कोई भी बड़ा बजट का हो या मॉडरेट बजट का हो, बंगाल का, महाराष्ट्र का और गुजरात का, ये 3 स्टेट का जितना कलेक्शन होगा बच्चन साहब सब उसको देंगे। भाई बनता भी है। ही इज द मेगा स्टार ऑफ द बॉलीवुड ऑल टाइम रिकॉर्ड। ही इज द किंग ऑफ एवरीथिंग। मतलब मैं उस जमाने का बात करूं जिस जमाने में सब नेटफ्लिक्स अमेजन तो भूल ही जाओ, मल्टीप्लेक्स भी नहीं था उस टाइम पे। मतलब उस जनरेशन में मूवी हॉल में एक मूवी 2 साल 3 साल, शोले जो मूवी आया था, बहुत सारा मूवी में 2 साल तक चला। आज कोई मूवी एक हफ्ते चला गया तो उसको सुपर हिट बोलते थे। हाँ तो वही बात है, उस टाइम में पायरेसी भी नहीं होता था, तो मूवी देखने मतलब हॉल पे जाना है। और उस टाइम में टिकट का दाम भी 10 पैसा 50 पैसा 1 रुपया का होता था, तब लाखों का कलेक्शन होता था। एक बार ऐसा ये किया था, मतलब सर्वे किया गया था कि आज अगर डीडीएल जो रिलीज होता, मतलब आज का डेट में, और शाहरुख खान साहब का जो क्रेज है, तो उसका जो कलेक्शन अगर उस टाइम पे हुआ था, और आज का मल्टीप्लेक्स का करेंसी से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है, तो डीडीएल का कितना करेंसी होता, तो आया था 250 करोड़। डीडीएलजे का बजट था उतना 1 करोड़ के आसपास, और आज के दिन कलेक्शन 250 करोड़ उस टाइम पे जो मिला था। मतलब उस टाइम करेंसी को आज के दिन कन्वर्ट करने के बाद, तो उस टाइम का दौर गया। आज के दौर में क्या होता है पता है? आज का दौर में सबसे ज्यादा रिस्क होता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब आज बॉलीवुड का कोई भी मूवी जब रिलीज करते हैं, मान लो ये KGF 2 जब रिलीज करेगा, ये तो हर एक भाषा में रिलीज करेगा, हिंदी तेलुगु तमिल सब भाषा में रिलीज करेगा। तो बॉलीवुड में जब रिलीज करते हैं हिंदी में, तो बंगाल में, हम लोग का ये वेस्ट बंगाल में कैसे मूवी प्रोजेक्ट होगा। तो यहाँ पे जितना सारा हॉल है, जितना सारा स्क्रीन है, मल्टीप्लेक्स बोलो या सिंगल स्क्रीन बोलो, इसका डिस्ट्रीब्यूटर एक जन के पास है, वो एसबीएफ टॉलीवुड का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, श्री वेंकटेश फिल्म्स बोल के। टॉलीवुड का अभी तक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वही लोग है। तो ये लोग सारा हॉल का कॉन्ट्रैक्ट करके लगता है। वेंकटेश मूवीज जो हम लोग जो बोलते हैं, जिसको ये देवजीत जिनको सुपरस्टार बनाया ये लोग है, ठीक है। तो एसबीएफ के पास उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। तो आज जैसे ही बंगाल में KGF चैप्टर 2 जब रिलीज होगा, मूवी में अगर वो हॉल में अगर वो रिलीज कर रहा है, तो सारा हॉल को ये लोग भाड़े पे ले लेते 1 हफ्ते के लिए। मूवी कितने भी बकवास क्यों ना हो, कितने भी सुपर डुपर क्यों ना हो, 1 हफ्ता हर एक हॉल में चलाना। तो सिनेमा हॉल का जो मालिक होता है या मल्टीप्लेक्स का जो मालिक होता है, ये कॉन्टैक्ट करेगा डिस्ट्रीब्यूटर एसबीएफ के पास कि मुझे चाहिए। तो 1 हफ्ता तक चलेगा। अगर 1 हफ्ता चल गया अच्छे से, तो जितना पैसा कलेक्शन हुआ भाड़ा देने के बाद जो रहेगा वो सब तुम्हारा। और अगर फ्लॉप हो गया तो लॉस तुम्हारा है। मतलब कुल मिला के प्रोड्यूसर एकदम सेक्शन। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर जब कोई बड़ा बजट का मूवी लेके आता है, तो उसको जो प्रोजेक्टेड जो पैसा होता है, वो पैसा तो उसको मिल ही जाता है। कैसे मिल जाता है? पहले तो सबसे पहले वो जो हॉल मालिक उससे कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरा होता है डिजिटल राइट बिकता है। डिजिटल राइट मतलब ये मूवी जब टेलीविजन पे आएगा, तो कौन सा चैनल में सबसे पहले आएगा? या तो स्टार लेगा, या तो सोनी लेगा, या तो कलर मतलब वायकॉम 18 या फिर जी लेगा। तो उसको बोलते हैं सैटेलाइट राइट लेना। और वो भी ना करके 70-80 करोड़ का डील होता है मिनिमम, अगर कोई स्टार बजट मूवी हो तो आइनॉक्स के साथ क्या केस हुआ था? आइनॉक्स के साथ ये केस हुआ था कि आइनॉक्स वालों जब पे किया था डिस्ट्रीब्यूटर को, तब आइनॉक्स से टीडीएस काटा था 190 पर आई। डिस्ट्रीब्यूटर ने केस ये किया था कि भाई मेरा तो 190 पर आई का तो बात ही नहीं है, बिकॉज मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। क्या कॉन्ट्रैक्ट? कि 1 हफ्ता ये मूवी आपके स्क्रीन पे चलेगा। और एक केस भी किसके साथ हुआ था? एक केस हुआ था 2012 में। एक था टाइगर और बर्फी जो था वो 2 हफ्ते के बाद रिलीज हुआ था। मतलब एक था टाइगर रिलीज हुआ था आपका नॉट रॉन्ग 15 अगस्त में रिलीज हुआ था, और बर्फी उसके ठीक 2 हफ्ते बाद रिलीज हुआ था। और दोनों मूवी ब्लॉकबस्टर रहा था, और दोनों ही रणबीर कपूर तो स्टार बन चुके हैं ऑलरेडी। सलमान खान का क्या बोलना है, ठीक है। तो ऑलरेडी चल रहा था, तो 2 हफ्ते बाद आइनॉक्स में वो बर्फी का वो ये चला था, मतलब वो स्टार का प्रमोट किया था। तो आइनॉक्स वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर को पे किया था, बहुत ज्यादा पैसा पे किया, बिकॉज फुल हाउसफुल हो गया था पूरा, ठीक है। तो आइनॉक्स वाला ने 190 पर आई में टीडीएस काटा। एसबीएफ जो था वो बोला था ये गलत हुआ था, 180 पर टीडीएस काटा। अब आप बोलो, आप अगर आइनॉक्स का लॉयर हो तो आइनॉक्स से कैसे डिफेंड करो? ये होता है लॉ पढ़ने का तरीका।
रेट जानना, ओके, और कब टीडीएस काटना है, ये जानकारी हर किसी को बस है। यूट्यूब में जाकर टाइप करो, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। लेकिन ये जो लॉ को इंप्लीमेंट करना है, ये होता है लॉ पढ़ने का तरीका। अब आप बोलो आईएएस को डिफाइन कैसे करेंगे? आंसर 194 आई होगा। और उसके बाद तो लॉ भी बन गया कि लेटिंग आउट ऑफ द मूवी स्क्रीन, फिल्म स्क्रीन, जिसको हम लोग सिल्वर स्क्रीन बोलते हैं, सिल्वर स्क्रीन बोलते हैं ना, मूवी जहाँ प्रोजेक्ट होता है, सिल्वर स्क्रीन इज अ पार्ट ऑफ द 194 आई। डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है कि हम लोग क्या एग्रीमेंट किए। डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट किया था कि आज के डेट में, जब आगे तो चलो मूवी कोरोना की वजह से रिलीज नहीं हो रहा है, बट दुनिया जब नॉर्मल था, जब कोई स्टारर मूवी रिलीज होता था तो देखो सिर्फ ब्रांड पोस्टर आता था, बिग पोस्टर जो लोग बनाते थे, जिसमें पूरा सब स्टार का नाम लिखा हुआ रहता है, हर एक क्रेडिट उसमें आता था। तो उस पोस्टर में ऊपर सबसे ऊपर लिखा रहता है रिलीजिंग डेट, कब रिलीज हो रहा है, एंड और एक बात ऐड कर रहा था कि रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड इन दैट मच ऑफ स्क्रीन। पहले बोलता था कि इतना सारा हॉल में रिलीज हो रहा है, बट उस टाइम से वो लोग बोलना चालू किया था कि ये मूवी इतना सारा स्क्रीन में रिलीज होगा। स्क्रीन, वो लोग हॉल का नाम मेंशन नहीं करते, बिकॉज मूवी प्रोजेक्ट कहाँ होता है? स्क्रीन में। ऐसे स्क्रीन प्रोजेक्टर रहता है मूवी हॉल में, स्क्रीन ऐसा रहता है और प्रोजेक्टर बहुत हाई फाई रहता है उन लोग का। डिजिटल प्रोजेक्टर में भी सब मूवी प्रोजेक्ट होता है। देखना, कोई भी मूवी जो स्टार्ट होता है, आप लोग शुरू से मूवी देखते हो कि कार्ड देखते हो? शुरू से जब आता है ना, तो सबसे देख रहा है क्यूब, या तो क्यूब बोल के कोई नाम आता है, या तो पार्पल बोल के नाम आता है। ये क्यूब और पार्पल होता है प्रोजेक्टर कंपनी, जो डिजिटल प्रोजेक्टर सप्लाई करता है। इन्हीं लोग के पास एक डिजिटल प्रोजेक्टर है, जिसमें 3D 2D 70 80 सब चलता है, ठीक है, या तो क्यूब या तो पार्पल, ठीक है। तो ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि हम लोग स्क्रीन को भाड़े पे ले रहे हैं, समझ रहे हो? आप वो आईएएस को डिफेंड कैसे करोगे? केस यही था। आईएएस को लॉयर को मैडम थी, ठीक है, वो डिफेंड कर दी थी और लॉ एस्टैब्लिश भी हो चुका है। कैसे डिफेंड करो? उसका प्ली बहुत सिंपल था, तो एक पॉइंट उठाया और पूरा केस डिस्मिस हो गया। नहीं, एग्रीमेंट में स्क्रीन का लिखा हुआ रहता था। जब एग्रीमेंट बनता है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, तो लिखा रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर लिखते थे कि आई एम टेकिंग योर स्क्रीन फ्रॉम दिस डे टू दैट डे, ये स्लॉट के लिए वो लिखते हैं स्क्रीन। हाँ, स्क्रीन आईएनएक्स से जो लॉयर था, उसका प्ली एकदम सिंपल था। वो बोला था ठीक है चलो हम 194C में टीडीएस काटेंगे। एक काम करते, आईनॉक्स कहाँ पे? कोलकाता में आईनॉक्स मॉल पे, साउथ सिटी में शायद है, साउथ सिटी में। अच्छा, आदमी पे भी आईनॉक्स, आदमी पे पीवीआर, आदमी पे शायद पीवीआर है, ठीक है। केस आईनॉक्स पीवीआर आईनॉक्स दोनों अलग अलग कंपनी। आईनॉक्स बोला था कि हम लोग का जहां जहां मूवी हॉल है, जो शॉपिंग मॉल पे हम लोग का सिनेमा हॉल है, स्क्रीन है, सब सिनेमा हॉल को स्क्रीन हम लोग क्या करेंगे पता है? जो कॉमन स्पेस होता है ना शॉपिंग मॉल के भीतर, जहां पे पूरा सीडी एंड स्केलेटर लगाते हैं, हम लोग वही स्क्रीन टांग देंगे और मूवी वही प्रोजेक्ट करेंगे। चलो, मतलब आप स्क्रीन भाड़े पे लिए हो, लेकिन स्क्रीन पे मूवी कहाँ दिखाया जा रहा है? वो तो हॉल के अंदर ही दिखाया जा रहा है ना। अगर स्क्रीन भाड़े पे लो तो स्क्रीन कहीं भी फिट कर दो, मैं कर दो रहा हूँ हॉल के बाहर, मेरा क्या लॉस होगा? मेरा पैसा तो मुझे मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर आपका मूवी चलेगा तो एक दिन में सारा मूवी पायरेटेड हो जाएगा, बाहर चलेगा तो हर कोई देखेगा, हर कोई उसको रिकॉर्डिंग करेगा और अगले दिन यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, सर्च करेगा फिर उस टाइम पे। आप समझ रहे हो? तो मतलब आप भले स्क्रीन भाड़े पे लो, लेकिन स्क्रीन विदाउट हॉल उसका कोई इज्जत है ही नहीं। क्लोज डोर है, थिएटर है, सब जगह स्क्रीन का इज्जत है। थिएटर नहीं तो स्क्रीन कोई काम करे। हम लोग कोई प्रोजेक्शन में कोई हम लोग टेलीकास्ट नहीं कर रहे, हम लोग एक मूवी को दिखा रहा है, जो मूवी के ऊपर करोड़ों बजट इन्वॉल्व है, और वो बजट का पैसा कहां से आएगा? पब्लिक से आएगा, जो पैसा खरीद के वो देखने आएगा। ये तो बात है ना। तो कहाँ दिखा दी? चला दो पूरा एकदम ऑनलाइन पे कर दो, तब तो डिस्ट्रीब्यूटर बोल नहीं पाएगा। तो बोले भले ही वो स्क्रीन हो, लेकिन स्क्रीन को विदाउट थिएटर आप लोग टांग नहीं सकते। तो बेसिकली स्क्रीन पे आड़ पे आप मेरे पूरा हॉल ही ले रहे हो, स्क्रीन के आड़ पे आप पूरा हॉल ही ले रहे हो मेरा। हॉल मतलब घर, घर मतलब 194 खत्म। तो उसके बाद रूल ये बना कि मूवी प्रोजेक्शन के टाइम पे कुछ भी एग्रीमेंट हो, सेक्शन कौन सा होगा? 194I, नॉट C।
समझ में आया? लिख लो शगुन के लिए क्लास पॉइंट। विकास जी कुछ कहना है आपको? लिख लो लेटिंग आउट ऑफ लेटिंग आउट ऑफ screen, letting out of movie screen. Letting out of moving screen, a movie screen shall be come under 194I. सी में नहीं आएगा। चलो हो गया, ये था 194I का पूरा कहानी। तो पॉइंट को देख लो एक बार। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरा आवाज क्लियरली गया आप लोग तक? कोई डाउट्स है? कोई आपको कुछ बोलना है बोल सकते हो। अच्छा 2 पॉइंट और है, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी लिख लेता हूँ, छोटे क्यों दे। अच्छा गाइस, होटल जो होता है वो भी तो घर ही तो है। तो बहुत सारा बिजनेसमैन क्या करता है, कोई एक पर्टिकुलर होटल रूम को परमानेंट बुक कर लेता है। क्यों करते हैं? अगर उस शहर उसको आना जाना लगा हुआ है बिजनेस काम के लिए, तो रश आवर में रूम मिलने में दिक्कत हो ना हो इसलिए बुक कर लेता है। अब मान लो मुकेश अंबानी साहब जब बैंगलोर जाते हैं तो क्या करे, कहाँ से करे? ताज में नहीं करेगा, जेडब्ल्यू मैरियट बोलो यार थोड़ा सा। बैंगलोर में सबको ताज आई गेस बैंगलोर में नहीं है, जेडब्ल्यू मैरियट से और शेरिटन बोल के जो 7 स्टार होटल माना जाता है, ठीक है बैंगलोर में। हाँ आईटी से बैंगलोर में आईटी से है। तो मुकेश अंबानी के लिए पूरा साल के लिए होटल बुक करना क्या बहुत ही टफ है क्या? तो चिल्लर है थोड़ा सा, वो आईटीसी को पूरा खरीद सकते हैं भाई। 3,500 करोड़ उसका खुद का नेटवर्क, 3,500 करोड़, जीरोज भी नहीं आएगा। लिखो चेक करने जो जगह उसमें जीरोज भी नहीं आएगा। आईटीसी का होटल का नेटवर्क कितना होगा? अच्छा आज एक क्वेश्चन आया। अच्छा अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म में मूवी आ रहा है तो नेटफ्लिक्स, अमेजन और ऑल दैट, तो इसमें क्या होगा मैडम? ओटीटी प्लेटफॉर्म जो तो स्क्रीन तो है नहीं पहले। ओटीटी स्टैंड फॉर ओवर द टॉप। ओटीटी मतलब हम लोग का जो ये जो Z5 बोलो या नेटफ्लिक्स जो भी बोलो, ओवर द टॉप। इसमें तो मूवी रिलीज होता है, सीरीज को छोड़ दो मूवी भी रिलीज होता है। चाहे लॉकडाउन का गुलाबो सीताबो बोलो या लक्ष्मी बोलो, अक्षय कुमार का सारा मूवी रिलीज हो रहा है इसके अंदर। तो क्वेश्चन आ रहा है ओटीटी के अंदर फिक्शन सीरीज कौन सा होगा? 194C। ओटीटी मैडम ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई रूम या कुछ नहीं, ये तो प्लेटफॉर्म है। ये अब स्पेस ले रहे हो भाड़ा उन लोग से, 194C होगा। और मैडम एक्चुअली इसमें कोई भाड़ा नहीं होता, पता है? ओटीटी में सीरीज आएगा नहीं, वो बाई करना पड़ता है। जो राइट अमेजन के पास है वो नेटफ्लिक्स से भी शो नहीं कर सकता, तो ये बाई करना पड़ता है। ओटीटी को मतलब अमेजन को बाई करना पड़ता है, तो टीडीएस आएगा नहीं इससे। हाँ तो वो तो पूरा बाई करेगा वो, ठीक है। अच्छा सुनो भाई, होटल में ना 2 तरह कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक होता है कि हम लोग का नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई 3 डेज 2 नाइट वाला स्टे वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो, और एक होता है परमानेंट, मतलब 1 साल के लिए 6 महीने के लिए रहो। तो बिजनेस डील जो बड़ा बड़ा होता है क्या, आईटीसी या जेडब्ल्यू मेरियट इस तरह का जो होटल है, इसमें कोई भी रूम ना वैकेंट नहीं रहता, कहीं ना कहीं इसमें कोई नहीं रहता। क्यों? बिकॉज बिजनेस डील जितना तरह होता है लोग इसी को प्रेफर करते हैं। लॉबी बोलो या बिजनेस डील बोलो जो भी बोलो, जेडब्ल्यू मेरिट के अंदर आप तो प्रोग्राम भी कर सकते हो, मतलब अगर कोई कॉन्सर्ट करना है वो भी आप कर सकते हो, सारा फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो होटल के केस में 194I होगा कि C होगा? तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। अगर होटल डेली बेसिस कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हो तो इट्स 194C, ओके। और अगर होटल को आपको थोड़ा परमानेंट टाइम पीरियड 6 मंथ
1 मंथ के लिए ले रहे हो तो 194I, तो रूम की तरह ही हो जाएगा। तो लिख लो, इन केस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ होटल, लेटिंग आउट ऑफ होटल बोल के हाइफन देके लिख लो। डेली बेसिस, और क्या होता है हम लोग का, और होता है पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। डेली बेसिस का नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होगा 194C, और ये रूम की तरह हो जाएगा 194I, 194I हो जाएगा। मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल। ठीक है, 194I डन। हम लोग क्या क्या सेक्शन पढ़ चुके, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। यही पढ़े ना गाइस, ये कमीशन के लिए था। कमीशन मतलब 15/5, याद है ना? 15/5 मतलब क्या है? 15 जब तक नो टीडीएस, याद है तो 5%। ओके, हेडिंग करो टीडीएस कॉम्प्लायंस। क्या हम लोग सारा टीडीएस का सेक्शन पढ़ लिया? आंसर इज नो। 2-4 छोटा छोटा सेक्शन है, 194IB, 194O, 194N, IA, तो एक दिन में हम लोग पढ़ लेंगे वो वाला। वो थोड़ा ऑड सेक्शन है, ऑड मतलब सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, बट पढ़ना जरूरी है। तो पहले ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शन तो आप लोग झेल लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, अच्छा, टीडीएस कॉम्प्लायंस का मतलब होता है रिटर्न फाइलिंग का बात करना। ठीक है, रिटर्न फाइलिंग का बात करना मतलब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा टीडीएस के हिस्से भी। ठीक है, टीडीएस प्रैक्टिकल्स। ओके, शुरू करें। तो टीडीएस प्रैक्टिकल से आपको क्या क्या याद रखना है? सुनो गाइस, इंटरव्यू कहीं भी देने जाओ, ओके, कोई भी सीए फॉर्म हो या अकाउंटिंग फॉर्म हो, तो इंटरव्यू को सुबह क्या देख के जाना है आप लोग को? देखो, ये जितने सारे एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़े हैं ना, ये सब इंटरव्यू में नहीं पूछते कि हम लोग होटल का रूम इतना लेंगे तो क्या होगा, ओनरशिप क्या होगा, सब ये सब आपका नॉलेज एंड आपका एनहेंसमेंट के लिए। ऑफिस में जब काम करना चालू करोगे, ये नॉलेज ही आपको एज दिलाएगा। एज समझते हो? जो सबसे अलग करेगा आपको, क्योंकि ये सब चीज जो होता है ये केस स्टडीज का रिजल्ट है, और केस स्टडीज का रिजल्ट जो है आपको, वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। कि आपके पास कोई लैंडलॉर्ड का बिल आया और देख रहे हो बिल में सब ऐड करके रखा है, आप कह रहे हो अकाउंटेंट, अब आपके मन में सवाल है क्या करूं, वीडियोस काटो कि ना काटो, काटो कि ना काटो, समथिंग लाइक दैट। तो आपके पास एग्जांपल है, अगर टीडीएस के साथ अमाउंट के साथ दूसरा चार्जेस भी आता है, तो उसका सेपरेट बिल अगर है तो टीडीएस नहीं काटेंगे, लेकिन अगर एक साथ होके आ रहा है तो टीडीएस काटना है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो ये सब चीज आपको दिमाग में रखना है। तो सर चलिए, ये सब दिमाग में हम लोग रख लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, हम लोग आराम से पढ़ लेंगे। बट क्वेश्चन अभी ये है कि सर इसके बाद हम लोग को काम क्या करना होगा? एक अकाउंटेंट का टीडीएस का क्या रोल प्ले होगा? पहले तो टीडीएस काटना सीखना है आप लोग को, डिडक्ट करना सीखना है। उसके बाद टीडीएस को जमा करना होता है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, एंड लास्टली आपको रिटर्न फाइल करना होगा। तो आज के क्लास से हम लोग स्टार्ट करें टीडीएस का प्रैक्टिकल। आप लोग इस सेगमेंट को हेडिंग कर सकते हो टीडीएस प्रैक्टिकल के नाम। ठीक है, इंटरव्यू से सुबह ये चीज बहुत बहुत अच्छे से देखे जाना, मतलब बिना सोच के आंसर दे पाओ इस लेवल का। तो कुछ मैं तरीका मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तरीका सिखा रहा हूँ मतलब कैसे क्या याद रखना है मैं सिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लो कैसे आप लोग को इसे याद रखना है ऑल दैट। ठीक है, हाँ पूछ रहे हो कि कंफर्म कर? पोर्टल के अंदर लैपटॉप थोड़ी रहता है।
क्यों ऐसा कब किए? परेशानी की क्या है तुम्हारा? पासवर्ड है मेरे पास। अच्छा, तो टीडीएस पेमेंट, हेडिंग करो टीडीएस पेमेंट। ओके, देख लो, सुनो, टीडीएस का कॉम्प्लायंस सुनते सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए, जैसे कमीशन सुनते क्या आता है 15/5 आता है, तो 15/5 कमीशन सुनते क्या आता है आप लोग का 15/5। टीडीएस कॉम्प्लायंस सुनते आपके सबसे मन में ख्याल आना चाहिए मंथली पेमेंट, क्वार्टरली रिटर्न। पहले ये एक लौता था जो हम लोग का टीडीएस ही था, बट टीडीएस से इन्फ्लुएंस होके, रादर इंस्पायर्ड होके जीएसटी भी इसके तरफ हो। क्यूआरएमपी का मतलब क्या था? मॉडरेटर मंथली। तो जो लोग जीएसटी टैक्स कर रहे हो, टीडीएस सुनते आपके मन में क्या आना चाहिए? क्यूआरएमपी, मतलब क्वार्टर रिटर्न, मंथली पेमेंट। बट इंटरव्यूअर को मत बोलना टीडीएस क्यूआरएमपी, वो बोलेगा भाई क्या बोल रहे हो, तुम अपना याद रखने के लिए। तो जीएसटी कैसे, तो आप लोग को तो पूरा एकदम इंजेक्ट करके दिमाग में घुसा दिया गया है, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। तो टीडीएस सुनते हुए आप लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए? क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, मतलब पेमेंट होगा अभिषेक क्वार्टरली, ठीक, और रिटर्न मंथली होगा पक्का। तो क्या लिखूं इसमें? क्यूआरएमपी लिख दूं? मत लिखना, वो याद रखना, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। ड्यू डेट, कब तक ड्यू डेट होता है? 7। यूनिवर्सल डेट 7 तारीख, आने वाले मंथ का 7 तारीख। बट कहानी खत्म नहीं है, मार्च का जो है उसका रहता है 30 अप्रैल। तो अगर आपसे पूछे टीडीएस पेमेंट का ड्यू डेट बताओ, तो आप बोलोगे 7 तारीख, ऐसा नहीं बोल रहे, आने वाले मंथ का 7 तारीख बोलो। जैसे बच्चे लोग आप लोग क्या बोलोगे? आने वाले मंथ का 7 तारीख। एंड टू ऑल माय लंदन रिटर्न स्टूडेंट, आप लोग बोलोगे 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। याद रहेगा? आप डिसाइड करो आप कौन सा कैटेगरी में आते हो। अच्छा रुक जाओ, खत्म नहीं हुआ। और मंथ ऑफ द मार्च, देसी वालों क्या बोलोगे? मार्च का 30 अप्रैल, और विदेशी वालों क्या बोलोगे? मतलब मंथ ऑफ मार्च 30 अप्रैल। और तुम लोग कुछ न कुछ डालना ही है ना, मतलब हम कुछ न कुछ करके देंगे, उसका कुछ डालना ही है। विदेशी वाला तो आप मेरा सोया करो ठीक से, गर्मी से दिमाग तुम्हारा खराब हो गया। ओह, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, प्रॉब्लम क्या होता है पता है? जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको टीडीएस का ड्यू डेट, जीएसटी का ड्यू डेट, पी टैक्स का ड्यू डेट, प्रोविडेंट फंड का ड्यू डेट एक साथ आए, और मन में तुम्हारा था वही ईशान की तरह घूमेगा। ईशान यू नो, सारे जमीन पर वाला ईशान। तो तुमसे पूछा गया टीडीएस का ड्यू डेट, तुम बोलोगे 15, 7, 25, 23, 15, 7, 25, चलो 15 जीत गया सर, 15 ऐसा होता है, ठीक है। तो उस केस में ना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग को कुछ चीज याद रखना है ताकि ये सब चीज सही से प्रेजेंट कर पाए, ठीक है। तो हाँ, ड्यू डेट मतलब समझे तो पढ़ा रहा था कि हाँ
देख लो 7th of the following month. Due date of payment of TDS is 7th of the following month. So the month of the March will be 30th April. ये 7 तारीख याद रहेगा तो टीडीएस का 7, हाँ, जीएसटी का 25, ठीक है, प्रोविडेंट फंड का 15, कुछ बना लेंगे, कुछ ना कुछ बना लेंगे, रुको। जीएसटी 25, टीडीएस 7 और प्रोविडेंट फंड ईएसआई का 15, 7 हुआ, 25 हुआ, 15 हुआ, क्या बने, सोचना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड का इधर देखो, टीडीएस रिटर्न, अभिषेक, टीडीएस रिटर्न मंथली फाइल करते हैं हम लोग, पक्का, और पेमेंट भी क्वार्टरली होता होगा, श्योर, बार बार पूछेंगे तुम, नहीं जाएगा तो, ठीक है। तो एक साल में कितना क्वार्टर होता है? थैंक यू सो मच। इसका शॉर्टकट है मेरे पास, आपको याद हो जाएगा। ओके, तो लिखिए पहले क्वार्टर में कौन कौन आएगा? ओके सुनो, इसका डिबेट होगा सुनो, इसको ऐसे लिखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप रटोगे, फिनिशन वाला हाल हो जाएगा। वही 31 जून था, नहीं जून में तो 31 है ही नहीं, 31 जुलाई होगा, तो ऐसा करके पूरा फंस जाओगे। सुन लो ध्यान से, कैसे याद रखना है? जिस दिन क्वार्टर खत्म होगा, अप्रैल में जून में, तो जून में खत्म हो रहा है, जिस दिन क्वार्टर खत्म हो रहा है उसका नेक्स्ट मंथ जो रहेगा या उसके बाद जो मंथ आएगा जिसमें 31 दिन होगा वही ड्यू डेट होगा। तो फिर से बोलिए, जिस दिन क्वार्टर खत्म होगा उसका जो नेक्स्ट मंथ होगा जिसमें 31 दिन रहेगा वो ड्यू डेट होगा। मतलब अप्रैल में जून, जून का नेक्स्ट मंथ कौन सा है? जुलाई, क्या उसमें 31 दिन है? ठीक है, तो बचपन में ऐसा करके याद है ना? तो क्या है उसमें 31 दिन? तो 31 जुलाई की डेट बनेगा, ठीक है। फिर जुलाई और सितंबर, नेक्स्ट मंथ बताओ, अक्टूबर, क्या अक्टूबर में 31 तारीख है? तो 31 अक्टूबर ड्यू डेट देख लो। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नेक्स्ट मंथ कौन सा है? 31 तारीख है जनवरी में, तो है अब ट्विस्ट, जनवरी, फरवरी, मार्च, नेक्स्ट मंथ कौन सा है? उसमें 31 तारीख है? नहीं होगा सर, पक्का। इसके नेक्स्ट मंथ कौन सा है? उसमें है, याद रहेगा?
तो हम क्या बोले कि जिस मंथ में 31 तारीख रहेगा। अरे यार मार्च का नेक्स्ट मंथ कौन सा अप्रैल है? अप्रैल में 31 तारीख है। हाँ अच्छा, इसका लॉजिक भी है, 31 मई का लॉजिक भी है। मार्च का टीडीएस जमा कब करते हैं? अप्रैल का तारीख बोलो। अप्रैल का 7 तारीख। वेरी गुड। तुम लोग ना बादाम खाओ अच्छे से, सुबह सुबह अनमोल बादाम खाओ अच्छे से। 30 अप्रैल का जिसका पेमेंट है उसका 30 अप्रैल में रिटर्न थोड़ी होगा 31 में। तो आप लोग को याद करने का तरीका समझ में आया? कैसे याद रखोगे? जिस दिन खत्म होगा उसका नेक्स्ट मंथ 31 तारीख है, ठीक है? तो याद कर लोगे। इंटरव्यूअर को बोला, इंटरव्यूअर तो तुम्हें पूछे टेल मी द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ टीडीएस, तो तुम बोलोगे सर जिस दिन क्वार्टर खत्म होगा। ऐसा एकदम मत बोलता, ठीक है? उसको बोल रहा है 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी, 31 मई। ये तुम मनी मन कैलकुलेट करना, उसको मत बोलना कि कैसे याद रखे हो, ठीक है? लिख लिए हो तो हम लोग नेक्स्ट यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आप लोग से पूछेंगे, ठीक है?